नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1000 क्वेश्चन की जो महत्वपूर्ण सीरीज़ है एमपीसीपीसीटी के अंतर्गत उसका अगला पार्ट। इसके पहले मैंने कुछ पार्ट कंप्लीट कर दिए हूँ, उन पार्ट्स को आप देख सकते हैं और अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। यानी कि जो महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन हैं कंप्यूटर के, उनको आप अपग्रेड कर सकते हो। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक और वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अन्य सोशल मीडिया को भी आप फॉलो कर सकते हैं अपने काम की चीज़ों के लिए। तो चलिए हम जो है इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ जो है इंग्लिश टाइपिंग की प्लेलिस्ट है। आप इसको जो है इंग्लिश टाइपिंग सीखने में आपकी हेल्प हो जाएगी, इससे हिंदी टाइपिंग की आप हेल्प हो जाएगी यहाँ पे। इसके साथ ही आपके जो इंपॉर्टेंट वीडियो है आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से किस में आपके द्वारा देखी गई जो साइट है, साइट मतलब सिंपल बोल दीजिए वेबसाइट। वेबसाइट तो आप समझते होंगे, इंटरनेट में जिस भी चीज़ को आप खोजते हो या सर्च करते हो वो साइट के फॉर्म में होती है। तो उन साइट को आप जैसे ही सर्च करते हो, देखते हो, उनके बारे में कुछ जानकारी होती है, कुछ टेम्परेरी फाइल होती है, ताकि आप जो है उसमें पहुंचने के लिए आपको ज़्यादा जल्दी पहुंच सके। तो उसके लिए कुछ क्रेडेंशियल होती है, कुछ फाइल्स होती है, टेम्परेरी फाइल्स होती है। उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है यहाँ पर कुकीज़। और मैंने बताया था प्लगइन्स जो होते हैं, एडॉन्स होते हैं, जो कि बिना कोडिंग में चेंजेस के आपके जो है जो आपकी वेबसाइट है उसमें फैसिलिटी को जोड़ देते हैं। और एक्टिव एक्स भी आपको देखने मिल जाता है जावास्क्रिप्ट पर। इसका आंसर क्या हो जाता है? कुकीज़। देखिए कुकीज़ की अगर बात करूं मैं, तो कुकीज़ आपके कंप्यूटर में मतलब आपके पास में जो ब्राउज़र होता है, इंटरनेट का जो ब्राउज़र होता है, वेब ब्राउज़र, उसके अंतर्गत जिस भी वेबसाइट को आप सर्च करते हो, तो उस वेबसाइट से रिलेटेड कुछ टेम्परेरी फाइल्स आपके ब्राउज़र में स्टोर हो जाती है। तो उन जो टेम्परेरी फाइल्स है उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? कुकीज़ बोल देते हैं। यानी कि कुकीज़ आर स्मॉल फाइल्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वेब सर्वर टू क्रिएट एंड सेंड आ वेब ब्राउज़र। यानी कि वेब सर्वर के द्वारा क्रिएट की जाने वाली स्मॉल फाइल्स जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन अपने में रखती है और वेब ब्राउज़र में कहाँ भेज दी जाती है? टेम्परेरी रूप से। और इसको आपको जो है अपने वेब ब्राउज़र में स्टोर कर लिया जाता है, तो इन्हीं को बोल देते हैं कुकीज़। कुकीज़ को आप देखोगे तो आपके इंटरनेट प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आपको यहाँ देखिए डिलीट का ऑप्शन आता है। तो डिलीट आप जैसे करोगे तो आपको देखने मिलेगा, देखिए यहाँ पे कुकीज़। तो आपको कुकीज़ मतलब हो जाता है फाइल स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर बाय वेबसाइट टू सेव प्रेफरेंसेस सच एज अ लॉगिन इन्फॉर्मेशन, और बहुत सारी चीज़ यहाँ देखने को मिल जाती है। तो इनके बारे में डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे चलिए वेब ब्राउज़र में चलते हैं, और वेब ब्राउज़र में चलने के बाद आपको, जैसे उदाहरण के लिए मैं नई प्रोग्रामिंग या फिर जो है नई कोई वेबसाइट को ओपन करता हूँ। उदाहरण के लिए मैं देखिए सरकार स्टडी बेस्ड .com को यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो देखिए पहली बार ओपन होने में थोड़ा सा समय ली, पर मैं यहाँ पे दूसरी बार ओपन करूँगा तो देखिए यहाँ पे आपको देखने मिलेगी ये बहुत ही स्पीड से ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दूसरी बार ओपन करने के बाद इसकी कुछ टेम्परेरी फाइलें हमारे ब्राउज़र में स्टोर हो जाती है, तो इस कारण ये बहुत ही फास्ट उपयोग मतलब यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है। तो ये हो जाती है यहाँ पे कुकीज़। तो कुकीज़ आपको समझ में आ गया होगा कुकीज़ क्या होती है। इसके अलावा देखिए जब आप इंटरनेट में कोई भी चीज़ों को सर्च करते हैं तो कुकीज़ आर यूज्ड फॉर, किसके लिए होती है? सेशन मैनेजमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सेशन मैनेजमेंट का मतलब हो जाता है ब्राउज़र में जब भी यूज़र लॉगिन करता है या जो भी यूज़र होता है उसके स्टेट को मैनेज करने का काम यहाँ पे सेशन मैनेजमेंट होता है। यानी कि जो यूज़र है वो लॉगिन हुआ उसके समय को काउंट करती है। उदाहरण के लिए कोई यूज़र 15 मिनट लॉगिन हुआ तो उसके सेशन को आउट करने का काम करेगी कुकीज़। साथ ही पर्सनलाइजेशन, यानी कि आप सिंपल अगर देखोगे तो जो भी वेबसाइट है कुकीज़ है वो बहुत सारे डेटा, प्रोडक्ट और जो भी जानकारी उसको स्टोर कर रखती है। ट्रैकिंग करने का काम यहाँ पे होता है। उदाहरण के लिए अगर आपने कोई वेबसाइट में कोई प्रोडक्ट देखा तो वही प्रोडक्ट आपको जिस भी चीज़ में आप सर्च करोगे वो चीज़ आपको वहाँ पे हर जगह ब्राउज़र में दिखने लगेगी। तो इसी के लिए यहाँ पे कुकीज़ का उपयोग किया जाता है। तभी तो आपके पास में इस प्रकार का मैसेज आता है जब भी आप इंटरनेट में कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं तो एक्सेप्ट और प्रेफरेंसेस देखने को मिल जाता है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो अपनी सारी जो मतलब आपकी लाइक वगैरह होती है, आपके फेवरेट वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें सेव हो जाती है, ताकि सामने वाली कंपनी को आपके बारे आप जिस चीज़ को लाइक करते हैं वो चीज़ आप उसको पता चल जाए। तो ये हो जाती कुकीज़। कुकीज़ आपको समझ में आ गई होगी कुकीज़ क्या है। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स में सिस्टम को बूट करने का मतलब हो जाता है स्टार्ट करना। सिस्टम को स्टार्ट करने को क्या बोल देते हैं? बूट करना। और रूट फाइल सिस्टम में कमांड चलाने के लिए किस डायरेक्टरी में शेयर्ड लाइब्रेरी इमेज की ज़रूरत होती है? तो देखिए लाइनेक्स में जो भी चीज़ होती है वो किसके माध्यम से दर्शाई जाती है? डायरेक्टरी के माध्यम से। फाइल को भी डायरेक्टरी बोलते हैं,
फोल्डर्स को भी, और बहुत सारी चीज़ें जो है डायरेक्टरीज के फॉर्म में होती है। कोई भी डिवाइस है वो भी डायरेक्टरीज के फॉर्म में होती है। तो शेयर्ड लाइब्रेरी इमेज की ज़रूरत कौन सी होती है? लिब। देखिए लिब डायरेक्टरी जो होती है लाइब्रेरी, इसकी ज़रूरत यहाँ पे बूट करने और रूट फाइल सिस्टम में कमांड चलाने के लिए इस डायरेक्टरी का उपयोग किया जाता है। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लाइनेक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की। तो लाइनेक्स और यूनिक्स की अगर बात करें, दोनों ही की, यानी कि यूनिक्स पहले बना और बाद में लाइनेक्स, तो यूनिक्स और लाइनेक्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें सारी चीज़ें वो क्या होती है? फाइल, और इसके अलावा भी जितनी चीज़ें होती है वो किसके फॉर्म में होती है? वो डायरेक्टरीज के फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? डायरेक्टरीज के फॉर्म में होती है। साथ ही डिवाइस से रिलेटेड चीज़ें जैसे कि माउस आप देख सकते हैं, कीबोर्ड देख सकते हैं, प्रिंटर है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, वो सब किसके माध्यम से दर्शाई जाती है? वो डायरेक्टरी के माध्यम से दर्शाई जाती हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो रूट डायरेक्टरी होती है। रूट डायरेक्टरी के बाद बिन है, बूट है, डिव है, यानी कि डिवाइस डायरेक्टरी, एटीसी, होम है, और बहुत सारी डायरेक्टरी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ देखिए डायरेक्टरी के कुछ फाइल्स होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ, जो लाइनेक्स है उसके अंतर्गत जो फाइल्स होती है, जो लाइनेक्स फाइल सिस्टम के अंतर्गत उनके कुछ प्रकार होते हैं। जैसे कि जनरल फाइल्स होती है। जनरल फाइल्स को नॉर्मली हम ऑर्डिनरी फाइल्स के रूप में यहाँ पे बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत इमेजेस है, वीडियोस है, प्रोग्राम्स है, सिंपल टेक्स्ट फाइल है, इन चीज़ों को शामिल किया जाता है। और ये जो फाइल्स होती है आस्की और बाइनरी फॉर्मेट में देखने को मिल जाती है। साथ ही डायरेक्टरी फाइल्स की अगर बात करें तो अदर जो फाइल्स होती है, यानी कि जितनी भी हमने यहाँ पर फाइल्स देखे, इनके लिए वेयर हाउस का काम करती है, यानी कि स्टोरेज एरिया होती है। सिंपल हम बोले तो सब डायरेक्टरीज हम इसे बोल सकते हैं। इसके अलावा डिवाइस से रिलेटेड फाइल्स होती है, यानी कि विंडोज़ के अंतर्गत जैसे सीडी है या रोम है, हार्ड ड्राइव्स होती है, उसी प्रकार जैसे इनके लिए डायरेक्टरीज नहीं होती है FGH विंडोज़ के अंतर्गत, उसी प्रकार लाइनेक्स में आप देखोगे तो लाइनेक्स में आपकी जो डायरेक्टरीज होती है वो डिवाइस के लिए यहाँ देखने को मिल जाती है। जैसे डेव है, ठीक है, SDA1 है, देखिए इस प्रकार से जो फाइल्स है वो देखने को मिल जाती है लाइनेक्स के अंतर्गत। यहाँ पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की बताऊँ मैं तो यहाँ पे रूट डायरेक्टरी होती है। रूट मतलब मुख्य डायरेक्टरी, जैसे ट्री में आपका मेन रूट होता है और फिर बाकी शाखाएं होती है, उसी प्रकार रूट डायरेक्टरी। फिर बाइनरी फाइल्स बिन होती है, ETC होती है, होम होती है, ऑप्शनल होती है, टेम्प होती है। इसके अलावा आप देखोगे यूज़र है, वर है, ये सारी जो डायरेक्टरीज यहाँ देखने को मिल जाती है। कुछ डायरेक्टरीज है उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ देख लेते हैं। जैसे बिन है, बिन में आपको बाइनरी फाइल्स और एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स देखने को मिल जाते हैं। ETC की बात करें तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स यहाँ पे मिल जाती है। होम की बात करें तो होम डायरेक्टरीज और डिफ़ॉल्ट करंट डायरेक्टरी देखने को मिल जाती है। ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यहाँ पे हो जाते हैं शामिल। टेम्परेरी की बात करें, टेम्परेरी स्पेस है, टिपिकली क्रिएट और रीबूट, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है टेम्प में। यूज़र की बात करें तो यूज़र से रिलेटेड प्रोग्राम्स कहाँ मिल जाते हैं? यूज़र फाइल्स में। वेयर की अगर बात करें तो लॉग फाइल्स, लॉग फाइल्स मतलब जो यूज़र लॉगिन होते हैं उसकी फाइल्स यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये हो जाती है कुछ डायरेक्टरीज, उनका हमने डिटेल देख लिए, आपको समझ में आ गया होगा। और लाइनेक्स में लिब डायरेक्टरी की अगर बात करें तो शेयर्ड लाइब्रेरी इमेज, जिसके अंतर्गत हमको बूट करने के लिए जो सिस्टम्स होते हैं और रन कमांड यहाँ पे देखने को मिल जाती है, किसके अंतर्गत? लिब डायरेक्टरी के अंतर्गत। और लिब डायरेक्टरी जो है एक प्रकार से रूट डायरेक्टरी के अंतर्गत यहाँ पे लोकेट होती है, जिसको हमने अभी पीछे देख लिए हैं। तो ये हो गई लाइनेक्स की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संबंधित डाटा के व्यवस्थित संग्रह को क्या कहा जाता है? देखिए संबंधित डाटा मतलब मान लीजिए कोई कॉलेज है, कॉलेज के अंतर्गत जो भी डाटा है उसका कंप्लीट एक कलेक्शन बना दिए और उसी से संबंधित जो डाटा का कलेक्शन उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे डाटाबेस। क्या बोलेंगे? डाटाबेस। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डाटाबेस, यानी कि डाटाबेस कहलाता है संबंधित डाटा के व्यवस्थित संग्रह को। ठीक है, तो यहाँ हम बात करने वाले सिंपल क्या? डाटाबेस के बारे में। तो डाटाबेस के जानने से पहले हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा डाटा क्या होता है। डाटा एक रॉ मटेरियल होता है जिसको प्रोसेस करने के दौरान हम उसे सिंपल इन्फॉर्मेशन में बदल सकते हैं। तो डाटा की जब प्रोसेसिंग हो जाती है, डाटा को हम सिंपल बोले तो जैसे किसी व्यक्ति की बेसिक जानकारी अलग अलग फॉर्म में है तो वो डाटा है। डाटा को प्रोसेस कर दे तो प्रोसेस किसके माध्यम से होगा? कंप्यूटर के माध्यम से। कंप्यूटर के माध्यम से जब डाटा को प्रोसेस करते हैं तो वो किस फॉर्म में बदल जाती है? इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में बदल जाती है। जब इन्फॉर्मेशन को हम जो है, ये व्यवस्थित तरीका है, व्यवस्थित तरीके को कहीं ना कहीं तो रखोगे, तो जब इसे रख दोगे कहीं ना कहीं स्टोर करके, तो इसे बोल देते हैं डाटाबेस। क्या बोल देते हैं? डाटाबेस। सिंपल क्या बोलें कि भाई इन्फॉर्मेशन को व्यवस्थित करके रखें, यानी कि डाटाबेस बन गया। और डाटाबेस को मैनेज करने के लिए कोई ना कोई एक एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, इसे बोल देते हैं DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपको डिजाइनर, एडमिनिस्ट्रेटर और एंड यूजर देखने को मिल जाता है। ये हो गया आपका डाटाबेस।
डाटाबेस के अंतर्गत कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत फील्ड्स होती है, रिकॉर्ड्स होते हैं और टेबल्स। तो फील्ड की अगर बात करें तो पर्टिकुलर एक जो फील्ड यानी कि हेडिंग लेवल होता है ऐसा स्टूडेंट आईडी, उससे रिलेटेड जो भी जानकारी होती है वो कहलाती है फील्ड। और कंप्लीट अगर बात करें हम इस प्रकार से, एक पर्टिकुलर व्यक्ति का जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम बोल देते हैं रिकॉर्ड। और ऐसे ही बहुत सारे रिकॉर्ड मिल जाए तो वो बन जाता है हमारा क्या, टेबल। और टेबल के कलेक्शन को हम बोल देते हैं डाटाबेस। आई होप आपको डाटाबेस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर ईमेल आईडी का हिस्सा होना चाहिए। तो ईमेल आईडी मतलब आप समझ सकते हैं abc@gmail.com, इस प्रकार से ले सकते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे आपको एक यूज़र नेम देखने को मिला, एक gmail.com देखने को मिला, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिली यहाँ पे, देखिए @ मिला, यूज़र नेम मिला, gmail.com। तो हैज़ नहीं मिला, डॉलर भी नहीं मिला, एंड भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, @ तो @ जो है किस में होना चाहिए, ईमेल आईडी के कैरेक्टर में होना चाहिए। ईमेल क्या होता है, तो ईमेल की अगर बात करें तो ईमेल का सिंपल मतलब आप समझ जाइए कि जो ईमेल होता है वो मैसेज को ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पे उपयोग किया जाता है। किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। तो इंटरनेट का प्रयोग करके जब हम मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह यानी कि एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे हम बोल देते हैं ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि इंटरनेट का प्रयोग करके भेजे जाने वाले मैसेज या मेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल बोला जाता है। इसके अंतर्गत हमको देखने को मिल जाता है बहुत सारा टेक्स्ट हम भेज सकते हैं, फाइल्स भेज सकते हैं अटैच करके, इमेजेस भेज सकते हैं और कुछ अदर अटैचमेंट भी हम इसके अंतर्गत भेज सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। साथ ही हम देखेंगे तो ईमेल एड्रेस में आपको एक यूनिक नाम देखने को मिल जाता है जिसे यूज़र नेम बोलते हैं, ठीक है। और इसी से मिलकर ईमेल एड्रेस बन जाता है। ईमेल एड्रेस सिंपल हम बोलें तो यहाँ पे देखिए यूज़र नेम जो कि मैंने बताया ABC @ का निशान, डोमेन नेम मतलब google.com, gmail.com जो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो सकता है। तो इस कंप्लीट को हम क्या बोल देते हैं, यूज़र नेम। जैसे हम देखिए यहाँ पे SSW एजुकेशन यूज़र नेम हो गया, @ साइन हो गया, और हमारी वेबसाइट के अंतर्गत ये ईमेल आईडी हमको प्रोवाइड की गई है sarkarstudywaves.com में, ठीक है। तो आपको सिंपल देखने में मिल जाता है, ये यूज़र नेम है, सरकार स्टडी वेव्स डोमेन नेम है और @ का साइन है, ठीक है, दोनों को सेपरेट करने के लिए। तो यूज़र नेम हो जाता है एक प्रकार से ईमेल एड्रेस। यहाँ पे ईमेल से संबंधित कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे हेडर। ईमेल का हेडर में आपको टू CC BCC देखने को मिल जाता है। टू का मतलब जिस व्यक्ति को आपको भेजना है उसका ईमेल आईडी, इसी की कार्बन कॉपी जिस व्यक्ति को भेजना है उसमें कार्बन कॉपी यानी CC के अंतर्गत, और इन दोनों को पता ना चले उसके लिए BCC में हमको लिखना पड़ता है ईमेल आईडी। सब्जेक्ट में आपको कुछ भी जो आप भेज रहे हो उसका टॉपिक लिखना पड़ता है। ग्रीटिंग में आपको हेलो सर जो भी इन्फॉर्मेशन देना है, यहाँ सिग्नेचर वगैरह लिख सकते हैं आपकी किस व्यक्ति के द्वारा ईमेल भेजा गया है। अटैचमेंट आप कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार की सेटिंग करने के बाद आप इसे सेंड कर सकते हैं। साथ ही शेड्यूल का ऑप्शन भी आ चुका है। अगर आप चाहते हैं इसको क्रॉस कर देंगे तो ये ड्राफ्ट में चले जाएगा, अगर आप हटाना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ थी ईमेल से रिलेटेड, आई होप आप समझ गए होंगे। आप ईमेल भेजना और प्राप्त करना तो जानते होंगे, अगर नहीं जानते डिटेल वाला वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2019 में कौन सा फंक्शन एक या एक से अधिक क्राइटेरिया को पूरा करने वाली सेल की संख्या लौटाता है। तो देखिए काउंट के ही वेरिएंट दिए हैं। MS एक्सेल में काउंट मतलब क्या होता है, गिनने का काम करता है, परंतु यहाँ बोला है कि एक से अधिक क्राइटेरिया को पूरा करने वाली सेल की संख्या को लौटाता है। तो इसका मतलब हो जाता है काउंट FS, ठीक है, काउंट इफ एस। काउंट इफ एस जो है इसका राइट आंसर है। और काउंट ए जो है क्या करता है, एक प्रकार से ब्लैंक को भी गिनने का काम करता है, और ये जो होता है आपका क्या करता है, कंडीशन के अनुसार गिनने का काम करता है। इसका कोई मतलब नहीं होता। तो आप फंक्शन वाली सीरीज़ जो प्रैक्टिस सीट है एक्सेल की वो मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, उसमें आप जो है कंप्लीट प्रैक्टिस सीट देख सकते हैं फॉर्मूला और फंक्शन की, ठीक है, जो आपके ऑफिस वर्क और बहुत सारी जगह काम आ सकती है। संबंधित वेब पेजों के संग्रह को, वो बहुत सारे जो वेब पेजेस होते हैं इंटरनेट पर उसके संग्रह को क्या कहा जाता है। तो सिंपल अगर बोलें तो जैसे HTML है तो HTML के कलेक्शन यानी कि HTML टैग के कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, वेब पेज। HTML टैग के कलेक्शन को वेब पेज बोलेंगे, और बहुत सारे वेब पेजेस जो हो जाते हैं वो मिलकर क्या बन जाती है, वेबसाइट बन जाती है। क्या बन जाती है, वेबसाइट। तो वेबसाइट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की होती है जिसमें उसकी सारी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल होती है, और हर एक सेक्शन या हर एक टॉपिक की डिटेल के लिए उसको एक वेब पेज बनाना होता है। और वेब पेज किससे मिलकर बना होता है, HTML से मिलकर बना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट इसका राइट आंसर है। और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जैसे वेबसाइट और वेब पेज की। तो वेब पेज एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, और वेबसाइट जो होती है बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होती है, ठीक है। स्क्रीन पर कर्सर या इंसर्शन पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए खाली स्थान कीबोर्ड की का उपयोग किया जाता है। तो देखिए
कर्सर मतलब आप कीबोर्ड में जो है कीबोर्ड से कर्सर को अगर मेंटेन करना चाहते हो ऊपर ले जाएंगे, लेफ्ट में, राइट में ले जाएंगे, तो इसका मतलब हो जाता है नेविगेशन की। एरो की भी हो सकती है, तो नेविगेशन की के माध्यम से आप किसका उपयोग कर सकते हैं, कर्सर को या कर्सर के जो इंसर्शन पॉइंट है और उसको मेंटेन करने का काम कर सकते हैं। ठीक है, नेविगेशन की के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं यहाँ देखिए कीबोर्ड में नेविगेशन की का मतलब ये देख सकते हैं। साथ ही पेज यहाँ पे एंड और होम भी देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ नेविगेशन की है जिनका उपयोग हम कर्सर में जो इंसर्शन पॉइंट है उसको मेंटेन करने के लिए कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में वर्कशीट में, एमएस एक्सेल में क्या होती है, वर्कशीट होती है। ठीक है, एक वर्कबुक होती है कंप्लीट फाइल और उसी के अंतर्गत पेजेस होते हैं, इन्हें वर्कशीट बोलते हैं। तो इसमें जूम बार वर्कशीट के खालिस्तान भाग में दिखाई देता है। तो एक्सेल में चलें, यहाँ देखिए एक्सेल हमने ओपन कर लिया और एक्सेल को ओपन करने के बाद जब देखोगे तो इस डिस्प्ले में आपको नीचे बॉटम साइड में आप देखोगे जूम बार की बात हो रही है। देखिए छोटा करना, बड़ा करना, ये कहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको वर्कशीट में राइट साइड में बॉटम पे। देखिए राइट साइड में बॉटम पे दिखाई दे रहा है। तो राइट साइड में बॉटम पे आपको दिख रहा है, देखिए बॉटम राइट, ये देखिए ये राइट आंसर डी नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बॉटम राइट में। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं स्क्रीन पर बॉटम राइट में ये दिखाई देता है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में खाली स्थान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उदाहरण के लिए हम यहाँ पे देखें तो ये आईपी एड्रेस होना चाहिए। इंटरनेट में जो भी कंप्यूटर जुड़ता है नेटवर्क में उसके पास अपना एक एड्रेस होना चाहिए। उसी एड्रेस को क्या बोल देते हैं, आईपी एड्रेस बोल देते हैं। ठीक है, तो आईपी एड्रेस कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाता है। आपने देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी मैं समझा दूंगा इसको विस्तार से। 4 बाइट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एक बाइट का मतलब हो जाता है 8 बिट, और 8 बिट के कलेक्शन से एक बाइट बनती है। और इसी प्रकार 8 चौक 32 यानी 32 बिट का कंप्लीट जो होता है आईपी एड्रेस होता है। ये 2 वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। यहाँ हम बात करने वाले किसकी, आईपी एड्रेस की। तो आईपी एड्रेस की बात कर लेते हैं। देखिए आपने देखा होगा जब नेटवर्क हम देखते हैं तो नेटवर्क में एक से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, पर्टिकुलर प्रोटोकॉल और पर्टिकुलर माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं, तो इसको क्या बोल देते हैं, नेटवर्क। अब नेटवर्क में अगर हम देखें तो जुड़े होते हैं कोई ना कोई प्रोटोकॉल का उपयोग करके। क्या करके जुड़े रहते हैं, कोई ना कोई प्रोटोकॉल का उपयोग करके जुड़े रहते हैं। तो इसमें सबसे मुख्य जो प्रोटोकॉल आ जाता है वो आ जाता है टीसीपी और एक आ जाता है आईपी। तो देखिए टीसीपी का मतलब हो जाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जब डाटा जाएगा और आएगा तो उसके लिए टीसीपी जिम्मेदार होता है। परंतु किस कंप्यूटर से किस कंप्यूटर तक जाएगा तो उसके लिए एक पहचान की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जब आप किसी से जुड़ते हैं तो आप अपनी आईडी वगैरह, नाम वगैरह बताते हैं कि नहीं, मोबाइल नंबर। उसी प्रकार जब ये कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़ेगा तो ये अपनी पहचान बताएगा। उसी पहचान के लिए उपयोग की जाती है आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, तो मतलब पर्टिकुलर एक कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है, यूनिक पहचान होती है, यूनिक आईडी होती है, उसी को आईपी एड्रेस बोल देते हैं। तो आपको समझ में आएगा आईपी एड्रेस क्या है। आईपी एड्रेस से रिलेटेड अगर देखें तो इसका पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये यूनिक आइडेंटिफाई मतलब एक नेटवर्क में एक कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक नंबर असाइन किया जाता है। जैसे कि ये देख सकते हैं 192.168 या जो भी हम देख सकते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। यानी कि आप देखोगे तो आपको आईपी एड्रेस देखने को मिल जाएगा। न्यूमेरिक रूप से देखने को मिल जाता है, हालांकि इसके बैकग्राउंड में बिट काम करती है। मैंने बताया ना 32 बिट का होता है। प्रत्येक खंड में आपको 8 बिट देखने को मिल जाती है, यानी कि 1 बाइट देखने को मिल जाती है, ताकि एक कंप्यूटर जो है नेटवर्क में जुड़े दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कर पाए इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, तो इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर के पास क्या होता है, एक अपना आईपी होता है जिसके माध्यम से वो दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कर पाता है। ठीक है, इसके अलावा आईपी एड्रेस के 2 वेरिएंट होते हैं। एक तो आईपी एड्रेस का वर्जन 4 होता है, आईपी वर्जन 4 बोल देते हैं, और एक होता है आईपी वर्जन 6। तो आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 का मतलब क्या होता है आगे हम देखने वाले। ये मतलब एक प्रकार से एक थोड़ा कम रेंज में काम करती है और अभी तक हर जगह देखें हम तो इसी का उपयोग किया जाता है। पर भविष्य में अगर देखें तो लंबी दूरी के लिए और इसको रिप्लेस करके अगली जो नई टेक्निक आएगी इसका वेरिएंट IPv4 वर्जन 4 आएगा। इसमें कॉमन रेंज की अगर बात करें तो देखिए 000 डॉट डॉट के फॉर्म में होते हैं, और अगर इन्हीं की रेंज को अपग्रेड करके देखें तो मैक्सिमम कहाँ तक जाते हैं, 255, 255, 255, 255। तो इस प्रकार आईपी एड्रेस की रेंज आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आईपी एड्रेस के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे पब्लिक आईपी एड्रेस होता है, प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, स्टैटिक होता है, डायनेमिक होता है। इन सभी को मैंने कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज में डिस्क्राइब किया हूँ, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। आई होप आपको आईपी एड्रेस कंप्लीट यहाँ पर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।